नमस्कार दोस्तों, सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अपन भारत का परिचय देख रहे थे जो लास्ट वीडियो में, तो उसके आगे अपन आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर को क्लियर करते हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि भारत है वो राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 28 राज्यों में देखते हैं कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा राज्य है जो उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% पर फैला हुआ है। और यदि अपन सबसे छोटे की बात करें तो अपन का है गोवा, वो क्या है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है। उसके बाद यदि अपन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो है अपन का उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और यदि अपन सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। अब अपन बात कर ली राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह जनसंख्या की दृष्टि से। अब अपन केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो अपन का है लद्दाख। लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था तो अपन का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का वो है लद्दाख। वह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है अपन का अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो ये थोड़ा करंट का भी विषय है, कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। अब अपन ये बात तो अपन की राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से देखे। अब उसके बाद अपन देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप, कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में विभाजित कर रखा है। तो चलो अपन देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप रहेगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा रहेगा उत्तर का मैदान या अपन उत्तर का विशाल मैदान, और इसी मैदान को गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तीसरा अपन का प्रायद्वीपीय भारत, चौथा रहेगा अपन का तटीय प्रदेश। तो अपन बेसिक रूप से देखें तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत व तटीय प्रदेश। लेकिन कई बार अपन ये भी देखते हैं, कहीं कहीं अपन को देखने को मिलेगा, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। देखेंगे अपन 6 किस प्रकार से विभाजित कर रखा है। यदि मैं एक नाम और रख दूं, द्वीप समूह है, तो 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, द्वीप समूह है। लेकिन अपन क्या करेंगे, तटीय प्रदेश में क्या पढ़ लेंगे, द्वीप समूह पढ़ लेंगे। और एक है अपन का थार का मरुस्थल। उत्तर के विशाल मैदान में ही थार के मरुस्थल को क्या किया जा सकता है, काउंट कर सकते हैं अपन। इसलिए अपन 4 प्रकार से भी पढ़ सकते हैं इसको और 6 प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह है व थार का मरुस्थल। इस प्रकार से अपन 6 भागों में डिवाइड करके क्या पढ़ सकते हैं, भारत को पढ़ सकते हैं। और 4 भागों में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि द्वीप समूह को अपन तटीय प्रदेश में पढ़ लेंगे,
या अपन उत्तर के विशाल मैदान में थार के मरुस्थल को पढ़ लेंगे। अब अपन देखते हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं वो भारत में किस प्रकार से फैले हुए हैं। ये यहाँ से कश्मीर से लेकर इस प्रकार से एक पर्वत श्रेणी भारत में फैली हुई है, जो ये रहेगी आपकी उत्तर पूर्व में। ये भारत से अफगानिस्तान से स्टार्ट होके पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर से आते हुए भारत से निकलती हुई, नेपाल से निकलती हुई सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लेकर फिर म्यांमार तक ये जाती है। जो पर्वतमाला है वो है हिमालय पर्वतमाला। जो ये हिमालय पर्वतमाला है इसी को ही उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहा गया है। हिमालय पर्वत, इसको आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे चलकर उत्तर पर्वतीय प्रदेश का। इसलिए भारत के उत्तर में कौन स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। तो उसके बाद जो ये विंध्याचल पर्वत है अपन का, या कर्क रेखा है, इसके ऊपर का भाग, उत्तर का भाग, विंध्याचल पर्वत या कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा वह हिमालय पर्वत के दक्षिण का हिस्सा, हिमालय पर्वत के दक्षिण की तरफ वह कर्क रेखा के उत्तर की तरफ, जो अर्थात हिमालय पर्वतमाला वह कर्क रेखा के मध्य जो क्षेत्र है इसको उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। ये जो अपन के उत्तर का विशाल मैदान है वो पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इन मैदान का निर्माण गंगा व गंगा की सहायक नदियां व ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं थार के मरुस्थल की। तो कुछ पंजाब व हरियाणा के कुछ हिस्से व राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का संपूर्ण हिस्सा इसमें फैला हुआ है थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल, संपूर्ण थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद अपन बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो कर्क रेखा से जो नीचे का भाग है वो दक्षिण भारत कहलाएगा। वो कर्क रेखा के नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा। तो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद अपन बात करें तटीय प्रदेश, जो समुद्र के किनारे स्थित जो प्रदेश है। आप देखना तटीय प्रदेश में, तटीय प्रदेश को भी अपन दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं। एक है भारत में स्थित है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के बीच तटीय प्रदेश समुद्र व पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मध्य जो क्षेत्र है, जो आपको इस डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तटीय प्रदेश। कौन सा तटीय प्रदेश? पश्चिमी तटीय प्रदेश। और ये कौन सा कहलाएगा? पूर्वी तटीय प्रदेश। उसके बाद अपन बात करते हैं द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और इनमें क्या है? कुछ द्वीप समूह स्थित हैं। तो बंगाल की खाड़ी में भी कुछ द्वीप समूह स्थित हैं, वह अरब सागर में भी कुछ द्वीप समूह स्थित है और नीचे हिंद महासागर में भी कुछ द्वीप समूह स्थित है। तो अपन का रहेगा भौतिक स्वरूप इस प्रकार से रहेगा भारत का। और अपन आप डिस्कस करते हैं तटीय प्रदेश की। तटीय प्रदेश को अपन विस्तार से देखते हैं।
ये है अपन का अरब सागर, जो अरब सागर से तट सटा हुआ है। नीचे की तरफ हिंद महासागर, जो तट यहाँ सटा हुआ है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी। अब इस जल से जो सीमा निर्धारण हो रही है भारत की, उसको कहा जाता है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश दोस्तों दो प्रकार से अपन तटीय प्रदेश को विभाजित करेंगे। एक रहेगा अपन का पश्चिमी तट, और एक रहेगा पूर्वी तट। अब ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। जो नीचे का है उसे बोला जाता है, दक्षिण का जो तट है उसे बोला जाता है निगमन तट। निगमन तट। अब पश्चिमी तट को देखेंगे। सबसे पहले अपन पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। वो हैं यहां से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। इस तट को पश्चिमी तट है उसको अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक है उत्तरी तट, जिसको बोला जाता है कोंकण तट, और एक दक्षिणी तट पश्चिमी तट का, उसे बोला जाएगा मालाबार तट। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि पश्चिमी तट के उत्तरी छोर को अपन क्या कहेंगे, तो अपन कहेंगे कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है, और दक्षिणी तट को मालाबार तट कहा जाता है। फिर तो गुजरात है, इस गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, गुजरात के तट को, क्योंकि सबसे लंबा तट है वो गुजरात का तट है, गुजरात के तट को दोस्तों काठियावाड़ी तट कहा जाता है। काठियावाड़ तट है वो गुजरात के तट को कहा जाता है। उसके बाद यहां से काठियावाड़ तट से या गुजरात के तट से यह भी आता है कि भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है, तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो उसको अपन कहेंगे काठियावाड़ तट है वो भारत का सबसे लंबा तट है, इसे गुजरात का तट भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अपन कुछ यहां पर इस तट का विशेषता है, पश्चिमी तट की विशेषता है कि ये तट है वो ज्यादा कटा फटा हुआ है। किसकी तुलना में, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट है वो ज्यादा कटा फटा हुआ है। इसलिए इस पर, और साथ ही साथ ये तट है वो पूर्वी तट की तुलना में कुछ संकरा है, इसलिए यहाँ पर नौकायान के लिए ये उपयुक्त तट है। तो भारत का कौन सा तट नौकायान के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वो तट है पश्चिमी तट। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तट पर नौकायान करना क्या है, सरल है। किसकी तुलना में, पूर्वी तट की तुलना में। अब ये तट पूर्वी तट की तुलना में सकरा कैसे हुआ, क्योंकि इधर से ताप्ती, विंध्याचल पर्वत से ताप्ती वह नर्मदा नदी आती है, वो क्या नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अमूमन तौर पे ये जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, और डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, अरब सागर में अपना जल लेकर आती है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, तो यहाँ पर जो कंक्रीट पत्थर जो है अपशिष्ट है, डेल्टा है, जो गाद है, वो जमा नहीं होगा। इसलिए क्या है, सकरा है, और नौकायान के लिए क्या है, उपयुक्त है। उपयुक्त जल, क्योंकि यहाँ तक जल क्या है, इस तट तक जल की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए नौकायान के लिए क्या है, प्रयुक्त है। अब इसी के जो पश्चिमी तट है उसी के समानांतर एक पर्वतमाला है, और पूर्वी तट के समानांतर भी एक पर्वतमाला है। अब पश्चिमी तट के समानांतर जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का अपन नाम रखेंगे पश्चिमी घाट। आपने नाम सुना होगा पश्चिमी घाट, और इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट का नाम ही क्या है, सह्याद्री पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला में
कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन का पार्ट बनती है, वो है 3 दर्रे स्थित है इस घाट के अंदर, पश्चिमी घाट के अंदर। वो है थाल घाट, पाल घाट, वो है भोर घाट। 3 घाट हैं, घाट बोल दो या आप दर्रा बोल दो, पास बोल दो। ये दर्रा है थाल घाट, पाल घाट व भोर घाट। ये तीनों दर्रे हैं, वो कहां पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाल घाट कौन से घाट में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसी प्रकार पाल घाट, भोर घाट, या तीनों को एक साथ पूछ सकता है कि थाल, पाल व भोर घाट कौन से घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसके बाद जो ये पूर्वी घाट के समानांतर जो पर्वतमाला है, वह पश्चिमी घाट के समानांतर जो पर्वतमाला है, उसको जो मिलाने वाला पॉइंट है, उसको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिलाने वाला पॉइंट या मिलाने वाली पहाड़ियां कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कई दफा क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। वो नीलगिरी की पहाड़ियां है, वो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिलाने का कार्य करती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि दोस्तों ये कौन सा भारत पढ़ रहे हैं अपन, दक्षिणी भारत में आएंगे, ये तटीय प्रदेश भी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिणी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो है अन्नामुडई। अन्नामुडाई जो चोटी है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां स्थित है? पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है। उसके बाद अपन बात करें पश्चिमी घाट पर स्थित कुछ बंदरगाहों के बारे में, जो मुख्य बंदरगाह है उसके बारे में देखते हैं। अब अपन बात करेंगे बंदरगाहों के संदर्भ में। तो सबसे पहले जो बंदरगाह देखेंगे अपन, वो देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। उसके बाद ये गुजरात में स्थित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उसके बाद गुजरात में कुछ बंदरगाह स्थित है, जैसे जामनगर, सूरत, भरूच, ये बंदरगाह स्थित है, जो छोटे बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह स्थित है मुंबई में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो मुंबई में स्थित है। इसके बाद नवासा है बंदरगाह है, ये भी क्या है? मुंबई में स्थित है, जो भारत का सबसे आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नवासा है, और यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह भी है। और भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद मैंगलोर बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है, कोचीन, एलाकुंडम, इस प्रकार के बंदरगाह यहाँ पर इस तट पर स्थित हैं। क्योंकि इस तट पर ज्यादा बंदरगाह स्थित है, किसकी तुलना में? पूर्वी तट की तुलना में, क्योंकि नौकायान के लिए क्या है? उपयुक्त है। उसके बाद अपन चलते हैं पूर्वी घाट की ओर। पूर्वी घाट के संदर्भ में कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट में जो ये पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की, पूर्वी घाट की पर्वतमाला है, उसमें सबसे बड़ी चोटी है, वो है महेंद्रगढ़, महेंद्रगिरी। उसके बाद अपन पश्चिमी तट के राज्यों के बारे में देखते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं।
पूर्वी तट के ऊपर, पश्चिमी तट पे तो 5 राज्य स्थित हो गए अपन के, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। उसी प्रकार से पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? कल के वीडियो में अपने देखे थे शॉर्ट में, वो हैं तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और ऊपर की तरफ है पश्चिम बंगाल। 4 राज्य स्थित हैं। जिस प्रकार से अपन पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को व दक्षिण भाग में 2 भागों में विभाजित किया था, उसी प्रकार से अपन इसको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। वह पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो ये उत्तरी सरकार तट है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है। वही कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। जो नीचे की तरफ, जो नीचे का जो तट है उससे निगमन तट कहा जाता है। अब इस जो बंदरगाह स्थित है इस तट पे, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यहाँ एक बंदरगाह स्थित है, ये केरल हो गया, और इधर एक तट स्थित बंदरगाह स्थित है, उसका नाम है चेन्नई बंदरगाह है। जो चेन्नई शहर है अपन का, चेन्नई बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? वो है चेन्नई। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह स्थित है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह व सबसे सुरक्षित बंदरगाह की श्रेणियों में माना जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का? विशाखापट्टनम। व सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी कौन सा है? विशाखापट्टनम है। उसके बाद में कई बंदरगाह जैसे हुगली, कोलकाता, इस प्रकार के बंदरगाह ऊपर स्थित हैं, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेजर पूछे जाते हैं चेन्नई व विशाखापट्टनम से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। वह सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? वो है चेन्नई। जब अपन परिवहन पढ़ेंगे तो इसका डिस्कशन और करेंगे बंदरगाहों के बारे में। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं जो ये पूर्वी घाट है, इधर है पश्चिमी घाट, और जो इसके जो बीच में है ये क्या अपन का तटीय प्रदेश है। अब इस तटीय प्रदेश की जो जलवायु वगैरह है इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। अब अपन दूसरा देखते हैं, भारत का द्वीप समूह। भारत का द्वीप समूह दूसरा भौतिक स्वरूप रहेगा भारत का द्वीप समूह। ये दोस्तों अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले अपन बात देखते हैं नंबर की। टोटल नंबर कितने हैं द्वीप के? वो है, भारत के टोटल द्वीप हैं वो है 247। ये 247 हैं। वो 204 तो हैं बंगाल की खाड़ी में, वह 43 बंदरगाह है, 43 द्वीप हैं वो है अरब सागर में। 43 तो अरब सागर में, वह 204 कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब अपन बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो देखते हैं अपन। आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कितने द्वीपों से बनकर बना हुआ है? ये कुल 19 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, और बाकी के छोटे मोटे द्वीप और 204 इसमें पाए जाते हैं।
अब अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब इसको कितने भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं देखना। एक उत्तरी अंडमान, एक हिस्सा रखते हैं अपन उत्तरी अंडमान, एक रखते हैं मध्य अंडमान, एक है दक्षिणी अंडमान, एक है अपन का कार निकोबार और एक है अपन का वरत या महान अंडमान। दोस्तों अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस अंडमान निकोबार को अपन कुछ इस पार्टों में पढ़ते हैं। एक अपन देखेंगे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार व वरत अंडमान। अब इसमें सबसे पहले अपन ने देखेंगे कि उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है जिसका नाम है सेंडल पीक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंडल पीक, देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका जवाब रहेगा सेंडल पीक। और दूसरी रहेगी कि सेंडल पीक है वो कौन से अंडमान में स्थित है, तो वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऊपर की तरफ जो अंडमान स्थित है उसमें क्या है, सेंडल पीक स्थित है। उसके बाद मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान के यहाँ पर बीच में यदि अपन देखेंगे इस प्रकार से, तो एक ज्वालामुखी स्थित है और वो ज्वालामुखी है उसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी, और ये बेरन ज्वालामुखी है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक सुप्त ज्वालामुखी और एक सक्रिय ज्वालामुखी। लगातार उससे लावा क्या रहता है, इमिट होता रहता है। तो संपूर्ण भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। और ये बेरन ज्वालामुखी है, ये मध्य अंडमान में स्थित है बेरन ज्वालामुखी। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है सक्रिय, वो कहाँ स्थित है, अंडमान में। नाम क्या है, बेरन ज्वालामुखी है, और कौन से अंडमान में है, मध्य अंडमान में स्थित है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, कहाँ है, अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। और इस पोर्ट ब्लेयर है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये कौन से अंडमान में स्थित है, तो प्यारे दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। उसके बाद कार निकोबार व वरद अंडमान, जो वरद अंडमान में है वही अपन का क्या है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, वरद अंडमान में स्थित है। वर्तमान में ये तूफान से सुनामी लहर में पानी में समा गया 2004 के अंदर। तो दक्षिणी अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल है। वैसे अपन कह सकते हैं उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच में भी कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। लेकिन उसको गहराई में यदि अपन करें तो दक्षिणी अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश के यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप, और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। ये एक द्वीप है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से बाहर है ये द्वीप समूह। और यहाँ पर आपको उड़ीसा के तट पर एक द्वीप देखने को मिलेगा, उसका नाम पहले था व्हीलर द्वीप और वर्तमान में उसका नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से भारत की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी अब आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीहरिकोटा कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। और व्हीलर द्वीप की कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद यहाँ है श्रीलंका,
और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाक स्ट्रेट, और ये यहाँ पर आपको मिलेगा रामेश्वरम। रामेश्वरम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी में, श्रीलंका पाक स्ट्रेट के पास। उसके बाद इधर अपन द्वीप समूह की बात करें तो आपको पता है मालदीव स्थित है, और यहाँ अपन का क्या है मिनिका। और कल लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि मिनिका व मालदीव के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, तो प्यारे दोस्तों 8 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद अरब सागर में कुछ द्वीप समूह स्थित हैं। देखो कुल द्वीप भारत में कितने हैं, 247, जिसमें से 204 कहाँ है बंगाल की खाड़ी में और 43 कहाँ है अरब सागर में। तो यहाँ ये द्वीप हैं, कुछ लक्षद्वीप हैं मूंगे के आकार के, प्रावल भीति से निर्मित ये द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो लक्षद्वीप प्यारे दोस्तों 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की वो करावती है। इसके बाद 36 द्वीपों में से शेष जो द्वीप हैं 7 द्वीप, वो कुछ इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे द्वीप और हैं यहाँ पर, जैसे दमन द्वीप हो गया, कुछ इस प्रकार से कुछ द्वीप फैले हुए हैं इधर। माहे पांडिचेरी के भी कुछ द्वीप यहाँ स्थित है, 2 द्वीप यहाँ स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिला के 43 द्वीप स्थित है। आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है अंडमान निकोबार से संबंधित। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है बेरन ज्वालामुखी, और जो चैनल 10 डिग्री चैनल याद में रखना है, और 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री है मालदीव व किसके बीच, मिनिका के बीच, और 9 डिग्री है वो है मिनिका व लक्षद्वीप के बीच। पाक स्ट्रेट किसके मध्य, श्रीलंका व भारत के बीच में स्थित है। इसके बाद व्हीलर द्वीप और एक श्री हरिकोटा, और एक यहाँ पर था पंबन द्वीप, न्यू पंबन द्वीप, जो वर्तमान में नहीं है, पानी में समा गया, लेकिन उस पर विवाद हुआ था। न्यू पंबन द्वीप पर भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद चला था। तो ये भी ध्यान में रखना कि न्यू पंबन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कौन से 2 देशों के मध्य विवाद था, भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित था। तो दोस्तों आज अपने भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का भौतिक स्वरूप देखा, उसमें से अपन ने तटीय प्रदेश व द्वीप समूह को आज कवर किया। और अगले वीडियो में अपन जो उत्तर के मैदान है, प्रायद्वीपीय भारत है, और जो उत्तर हिमालय प्रदेश है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही।